हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जा चुका है तो अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीके जीएस का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर 2 लेकर उपस्थिति हूँ, जो शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ट्यूशन के साथ साथ उनकी विस्तार से लंबी डिटेल से व्याख्या भी की गई है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि सौर चित्रकला, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है। सौर चित्रकला एक सौर जनजाति की चित्रकला है जो उड़ीसा राज्य की सौर जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ से, कौन सी जनजाति? सौर जनजाति है, उड़ीसा की जनजाति है, तो सौर चित्रकला उड़ीसा की जनजाति है। तो अब चित्रकला की बात आ गई तो भारत की विभिन्न चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सौरा चित्रकला उड़ीसा की एक पारंपरिक जनजातीय कला है जो सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। और इसका प्रतीक क्या होता है? सौरा चित्रकला के प्रतीक भी पूछ सकते हैं आपसे। तो सौरा चित्रकला से प्रतीक सूर्य, चंद्रमा, पेड़ और मानव की आकृति, ये इसके क्या है? प्रतीक होते हैं। लांजिया सौरा पेंटिंग, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये भी कहाँ की है? उड़ीसा की है। कौन सी? लांजिया सौरा पेंटिंग। याद रखना, जब सौरा पेंटिंग पूछ ली तो लांजिया सौरा भी पूछ सकता है, ये भी कहाँ की है? उड़ीसा की है। और इसको क्या जीआई टैग मिला है। देखिए, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार की है। कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। पटचित्र चित्रकला उड़ीसा की है। पटचित्र। मंजूषा कहाँ की है? बिहार की है। और कालीघाट चित्रकला कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। कालीघाट कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? गुजरात के राठवास और भील जनजाति के लोगों का पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? पिथौरा चित्रकला गुजरात की है। और थंका चित्रकला कहाँ की है? भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला का थंका चित्रकला कहते हैं। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली तथा तिब्बतीय संस्कृति की अनुकाम मिसाल है। थंका चित्रकला कहाँ की है? नेपाल और तिब्बत की संस्कृति की है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की है। पिथौरा चित्रकला गुजरात की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फर्श चित्रकला और पट चित्रकला, जो फर्श पर बनाए जाते हैं, जो कहाँ फर्श पर जिसको बनाई जाती है, ये अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पूजी जाती है। उत्तर प्रदेश में चाकपूर्ण, उत्तराखंड में एप्पन, राजस्थान में मांडना। राजस्थान की चित्रकला कौन सी है? मांडना। आंध्र प्रदेश में मुगल्लू, बिहार में अरिपाना, महाराष्ट्र में रंगोली कहाँ की? महाराष्ट्र की। पश्चिम बंगाल में अल्पाना, गुजरात में अथिया, कर्नाटक में रंगवाली, तमिलनाडु में कोल्लम, हिमाचल प्रदेश में अरोप और केरल में कलमाजट्टू जैसे विभिन्न नामों से जानी जाती है। फर्श चित्रकला, जो फर्श के ऊपर मांडने, राजस्थान में मांडने कहा जाता है इसको। ठीक है ना, जब बनाए जाते हैं वो इस प्रकार निम्नलिखित। ठीक है, कैसे कैसे है एक बार वापस बता देता हूँ। यूपी में चाकपूर्ण, उत्तराखंड में एप्पन, राजस्थान में मांडना, आंध्र प्रदेश में मुगल्लू, बिहार में अरिपाना, महाराष्ट्र में रंगोली, पश्चिम बंगाल में अल्पना, गुजरात में अंथिया, कर्नाटक में रंगवाली, तमिलनाडु में कोल्लम और हिमाचल प्रदेश में अरोफ, केरल में कलमाटट्टू। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि बुकर 2024, कौन सा? बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या था? बुकर जो पुरस्कार दिया गया था 2024 का, ये लंदन में इसका आयोजन हुआ था। और इसके लिए एनी माइकल्स है, कौन? जेके रावलिंग, सारा जे, एनी माइकल्स और रिकॉर्डिंग। तो एनी माइकल्स की जो बुक है उसके लिए हेल्ड जो उपन्यास है, कौन सा? हेल्ड उपन्यास है, उसको लघु सूचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसके लेखक कौन था? लेखक पूछा ना, तो एनी माइकल्स का था हेल्ड। अब इसके आगे चलते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामथा हार्वे को मिला था। किसको? सामथा हार्वे को। ऑर्बिटल के लिए मिला था। ऑर्बिटल बुक के लिए सामथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपेनबेक लेखिका थी और माइकल हॉफमैन अनुवाद किया था कैरोस का। किसके लिए? कैरोस के लिए जेनी एपेनबेक को दिया गया था। और हाफमैन इसका क्या था? माइकल हाफमैन क्या था? इसका अनुवाद किया गया था, इसलिए उसको कैरोस के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार 2024 सामथा हार्वे ऑर्बिटल के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेपी एपेनबेक और माइकल हॉफमैन कैरोस के लिए। अरुंधति रॉय 1997 में अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतना और जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। सलमान रश्दी बुकर पुरस्कार जीतने वाले
पहले भारतीय जो ब्रिटिश में थे सलमान रश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रश्दी पहले भारतीय ब्रिटेन नागरिक थे जिससे 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं 2025 के बारे में। बुकर पुरस्कार 2025 का आयोजन अभी हुआ नहीं है, इसका आयोजन तो होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार का आयोजन हो चुका है, कहाँ? लंदन में हुआ है। यह पुरस्कार भारत की बानू मुश्ताक को उसकी पसंद हार्ट लैम्प, उसकी पुस्तक कौन सी? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीपा भारती ने किया था। दीपा भारती ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 की हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2025 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है। यह पुरस्कार अनुवाद कथा साहित्य के लिए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पहला बुकर पुरस्कार 1969, पहला मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार PH न्यूबी को उसके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। पूरी दुनिया का पहला बुकर पुरस्कार किसे दिया था? PH न्यूबी को दिया गया था। PH न्यूबी को समथिंग टू आंसर फॉर के लिए PH न्यूबी को दुनिया का पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था। 2025 का मैन बुकर पुरस्कार या इसी का नाम कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बानू मुश्ताक को दिया गया है। 1970 के दशक में बंदैया आंदोलन की इसमें लेखिका लिखी गई है बानू मुश्ताक की कृति हार्ट लैम्प है ना। इस हार्ट लैम्प में जो बंदैया आंदोलन था 1970 का, उसको दिखाया गया है। बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी का संग्रह हार्ट लैम्प है, जिसका दीपा बस्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है। पहली कन्नड़ कृति 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है ना, इसी का नाम है। कौन बन गई है? बानू मुश्ताक को मिला है। कहाँ? कन्नड़ कृति के लिए दिया गया और हार्ट लैम्प इसकी कृति का नाम है। बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? दीपा बस्ती ने किया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेसिंग करना। निर्देशों को क्या? निष्पादित करना और उसके डेटा को क्या? प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कोसी है, गोमती है, घाघरा है। महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये गंगा की क्या है? सहायक नदी नहीं है। ये सीधी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, महानदी। तो आइए गंगा की सहायक नदियों के बारे में अपन एक नज़र देख लेते हैं। दाहिनी तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। और बाईं ओर से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? ये टोटल मिलाकर यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है दोस्तों, अब गंगा की जो सहायक नदियाँ नहीं है वो कौन कौन सी है? सतलुज नदी, सिंधु नदी की सहायक है, ये गंगा की नहीं है। माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है, गंगा की नदी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की नदी। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है, इंद्रावती गोदावरी की है, ये गंगा जी की नहीं है। माही गंगा जी की नहीं है, सतलुज गंगा जी की नहीं है और महानदी भी गंगा जी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था और इसकी थीम क्या थी? सहकारिता है जो सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। अगले क्वेश्चन आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 2024 सम्मेलन भारत में 25 से 30 नवंबर 2024 तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। यह सम्मेलन 2025 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक था। 2025 सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता वर्ष घोषणा की है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और 2024 में जो सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संयोग गठबंधन का जो आयोजन किया गया था भारत में, उसी की क्या है? ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फिनिक्स ग्नोम
लिनक्स जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में अलर्ट प्लस F2 का क्या कार्य है? तो अलर्ट प्लस F2 का क्या कार्य है? रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना। रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना लिनक्स जीनोम का काम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 में कितने मर रहे हैं जन्म लेने वाले शिशु? 30। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 30 है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 शिशु मर रहे हैं। ठीक है, जन्म दर या मृत्यु दर क्या कहते हैं? प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले और प्रति 1000 पर मरने वाले। तो यहाँ पे प्रति 1000 में से 30 जीवित जन्मों में से 30 की मृत्यु हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या निभाई थी? कला के माध्यम से ही उनकी क्या की थी? असहमति व्यक्त की थी। कला के माध्यम से जो थिएटर है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान में इंडिया का पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन था, इन्होंने कला कर करके जगह जगह कला कर करके अपनी नाराजगी और असहमति व्यक्त की थी कला के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिंधु नदी में रावी, व्यास, सतलज, ठीक है ना, रावी, व्यास, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये रहा सिंधु बेसिन तंत्र के बारे में देखते हैं कि इन सिंधु बेसिन तंत्र में सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां शामिल है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये नदियां भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है और सिंधु नदी प्रणाली को निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत की एकल नागरिकता है और ये ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता है और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, आगे नागरिकता के बारे में देखते हैं। भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका विवरण दिया गया है। जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। इसका मतलब भारत में एक व्यक्ति केवल एक ही नागरिकता रखेगा, डबल नागरिकता नहीं हो सकती है। भारत में नागरिकता भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा शासित होती है। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, जो कम से कम 5 वर्ष में भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक माना जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने, निर्धारित करने और रद्द करने के प्रावधानों को निर्धारित करती है। इसके लिए अभी संशोधन भी आया था। ठीक है ना, SIR संशोधन, जो CRR जो संशोधन आया था, ठीक है, रजिस्टर के लिए। संविधान में नागरिकता की एक नज़र देखते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले फिर वापस आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। 5वां नागरिकता के बारे में बताता है कि भाई नागरिकता क्या है। 6वां अनुच्छेद पाकिस्तान से आने वाले के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले और वहाँ से वापस आने वाले के बारे में बताता है। फिर अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता के बारे में बताते हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनकी नागरिकता बताता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 9 में है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हो जाएगा, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो ये आर्टिकल 9 में लिखा गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों को बना रहना और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 5 में क्या है वापस बता देता हूँ। 5 में क्या है? एक नॉर्मल नागरिकता के बारे में दिखाया गया है। 6 में पाकिस्तान
आने वाले के बारे में है, 7 में पाकिस्तान जाने वाले के बारे में, 8 में विदेशों में रहने वाले के बारे में, 9 में जब दूसरे विदेश की नागरिकता ले लेता तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, 10 में नागरिकता के अधिकार को बनाए रखना है, और 11वें में संसद को क्या दिया है, कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस ले लिया था, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर दिया था? ऑप्शन बी हुमायूं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शाह सूरी का प्रशासन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। शेर शाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। उनका मूल नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था दोस्तों? फरीद। शेर शाह सूरी 1486 से 22 मई 1545 जिनका जन्म फरीद खान के रूप में हुआ था, भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसकी राजधानी सासाराम आधुनिक बिहार थी। उन्होंने रुपया मुद्रा प्रचलित की। शूरशाह शेरी ने 1540 में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। ठीक है ना। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड, GT रोड बनवाया था दिल्ली में। वह बिहार के सासाराम के जागीरदार हसन खान के पुत्र थे। सासाराम बिहार के अफगान शासन के तहत उनकी बहादुरी के लिए उन्हें शेर खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, शेर शाह सूरी सासाराम मकबरा है। 1540 में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी इन्होंने। सूर्य वंश की संस्थापक थे सूर्य साम्राज्य के, और इन्होंने रुपया मुद्रा प्रचलित की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी संप्रोषण होलोजोनिक न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे कैसे होता है। में जटिल प्राणियों में प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो प्राणी संपोषण होता क्या है? पहले तो यह होता है कि ठोस पदार्थों का पोषण करना। ठोस चीज जो भी खाते हैं, ठोस पदार्थों का पोषण, ठोस पदार्थ द्वारा पोषण करना, ठोस पदार्थों द्वारा क्या करना? पोषण करना, यानी कि ठोस चीजें खाना। ठीक है ना, ठोस चीजें खाना। तो ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी कि इंजेक्शन अंतर्ग्रहण करना, यानी अंदर ले जाना। पहला तो क्या होगा? अंतर्ग्रहण ही तो करेगा पहले, सबसे पहले अंतर्ग्रहण ही तो करेगा। कोई भी भोजन हो उसको अंतर्ग्रहण ही तो करेगा ना, इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसकी विभिन्न देखते हैं। होलोजोइक पोषण क्या है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। होलोजोइक पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव ठोस खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उन्हें आंतरिक रूप से पचाते हैं ताकि पोषक तत्वों को प्राप्त किया जा सके। यह विधि जानवरों और कुछ प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में पाई जाती है। होलोजोइक जो पोषण है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है साथियों? अमीबा में पाया जाता है। आगे चलते हैं, इसकी विभिन्न शाखा देख लेते हैं। पहले अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, भोजन को शरीर के अंदर लेंगे, फिर उसका पाचन करेंगे, डाइजेशन, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसका अवशोषण करेंगे, एब्जॉर्प्शन, फिर उसका आत्मसातीकरण करेंगे, फिर उसको उत्सर्जन करेंगे, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देंगे, यानी उत्सर्जन। सबसे पहले अंदर लेंगे, फिर उसका पाचन करेंगे, फिर उसका अवशोषण करेंगे, अंदर लेंगे, पाचन करेंगे, अवशोषण करेंगे और आत्मसातीकरण करेंगे और उसका उत्सर्जन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? होलोजोनिक न्यूट्रिशन के बारे में था, यानी पोषण के बारे में था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? स्थानांतरित कृषि। आज यहाँ कर ली, कल दूसरी जगह करेंगे, परसों दिन दूसरी जगह करेंगे, यानी कि ये पूर्वोत्तर भारत में कैसी है? स्थानांतरण कृषि है, इसलिए मृदा अपरदन का कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों का अदालतों के लिए गठन को अनुमति देती है? अनुसूची कौन सी अनुसूची देती है? 6ठी अनुसूची देती है ना। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 6 में SC ST के बारे में लिखा गया है। SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अनुसूची 6ठी। अब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी अनुसूचियाँ? टोटल 12 अनुसूचियाँ। आइए देखते हैं 12 अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई। अब टोटल कितनी है? 12 है। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय सीमाएं। पहली अनुसूची में राज्य और प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्र की सीमाएं। दूसरी अनुसूची में वेतन
राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभी का क्या है, सीएजी आदि के वेतन भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ है और प्रतिज्ञान के प्रारूप, ठीक है ना, ओथ एंड एफर्मेशन। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। चौथी में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। कौन सी अनुसूची है ये, पांचवी अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची। तो अपन ने उत्तर का ऑप्शन गलत कर दिया ना, पांचवी अनुसूची है इसमें। कौन सी अनुसूची है दोस्तों, पांचवी अनुसूची है। SC ST के बारे में कौन सी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है। ठीक है, SC ST के बारे में कौन सी अनुसूची है, ये पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में SC ST के बारे में लिखा गया है। छठी नहीं, पांचवी, सॉरी, छठी नहीं, पांचवी अनुसूची है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजाति के प्रशासन के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे किसकी, राज्य की तो कोई बात नहीं हो रही ना, नहीं, तो ये सही है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्यों का विभाजन बताया गया। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और अधिकारों की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहती है आपकी 12 अनुसूचियां थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 भारत में कुल कितने पदक जीते थे। भारत में कुल कितने पदक जीते थे, 134 कुल पदक जीते थे। भारत में कितने पदक जीते थे, 134, कुल 134 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है ना। अब वो कैसे कैसे जीते थे, किस में जीते थे, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो कहाँ हुई थी, भारत में ही हुई थी। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रहा 2025 विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, भारत में किया गया था। 13 मार्च तक चले इस आयोजन में 19 देशों के 105 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। भारत ने 134 पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 कॉपर थे। ठीक है दोस्तों, 134 नंबर की 134 इसमें क्या थे, पदक जीते थे। 45 क्या थे, इसमें गोल्ड थे। और पहले स्थान पर कौन रहा था, अपना इंडिया रहा था। और कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, भारत में किया गया था 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। कान्हा था, कानो था, भैरव था, चांद था, ताना भगत नहीं था। ताना भगत संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। कौन, ताना भगत संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। अब आते हैं संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं। 30 जून 1855 को 2 संथाल विद्रोही नेता सिद्धू और मुर्मू कानू, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू थे। सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में सिद्धू मांझी के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान हुआ था। ठीक है ना। संथाल विद्रोह, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था, 1848 से 1856, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था संथाल विद्रोह। कान्हा और सिद्धू के नेतृत्व में। संथाल पुरुष और महिलाएं वर्तमान में झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित बोगनाडिया गांव में स्थित है। संथाल जो स्थान है, संथाल विद्रोह का जो स्थान है, कहाँ है, साहिबगंज, झारखंड का साहिबगंज। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल के रूप में प्रशिक्षित किया है। 28,275, 28,275, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, BR गवई जी को, जो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 52वें नंबर के राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति BR गवई 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, BR गवई बने हैं। और इससे पहले कौन थे, संजीव खन्ना जी थे। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं की कितने % सीटें आरक्षित की गई है।
महिलाओं को 106वां संविधान संशोधन के तहत 33% सीटें रिजर्व करने की बात की गई है। और ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 2029 तक होल्ड पे रखा हुआ है। इसको 2029 में लागू करने की बात कही गई है। कब? 2029 में लागू करने की बात कही गई है। कौन सा संविधान संशोधन है ये? 106वां संविधान संशोधन है। कौन से नंबर का है? 106वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ठीक है ना। अगले चलते हैं, आगे है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण भारतीय परिवारों को नल जल का प्रदान करने के कितने % का लक्ष्य है? 2024 तक 100% का था। 2024 तक जो लक्ष्य था ये कितना था? 100% का था। 15 अगस्त 2019 को इसकी क्या हुई थी? 15 अगस्त 2019 को इसकी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी जल जीवन मिशन की, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। गोवा पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जल जीवन मिशन का 100% कनेक्शन लेने वाला राज्य बन गया। कौन सा? गोवा। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत 5 राज्य गोवा, तेलंगाना, हरियाणा और गुजरात और पंजाब तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप 100% कवरेज प्राप्त हो चुकी है। 5 तो राज्यों में 100% जल जीवन मिशन पहुंच चुका है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया है। पहला राज्य गोवा था, ठीक है। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश कौन से? पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्रा उड़ानें फिर से शुरू कर दी है, करने के लिए चर्चा शुरू की है, जो किस वर्ष से निलंबित थी? 2020 से निलंबित थी। 2020 से निलंबित थी जो गलवान घाटी, गलवान और उसके बाद में जस्ट कोरोना, ठीक है ना, 2020 से निलंबित थी। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? जल की कम उपलब्धता। जल की कम उपलब्धता होगी तभी तो सूखेगी। शुष्क भूमि में, सूखी भूमि में क्या कमी रहती है? जल की कमी रहती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की है? भारत की ओर से गई है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन गई है? अन्नपूर्णा देवी जी, जो क्या है? महिला बाल विकास मंत्री है। जो क्या है? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने संयुक्त राष्ट्र यूएन मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? असंगत राज्य सहकारी कानून 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों, 1 ईयर्स तक लागू रह सकता है। सहकारी समितियों के लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया था, सहकारी समितियों के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तों। 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। संशोधन के बाद भी, संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकते हैं? 1 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, सभी नदियों की लंबाई देख लेते हैं, भारत की नदियों की लंबाइयाँ। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है, यमुना नदी 1376 किलोमीटर है, सिंधु नदी 3180 किलोमीटर और ये भारत में 1114 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, कावेरी नदी 805 किलोमीटर, ठीक है, और महानदी 831 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों दुआ के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित करता है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो विवाहित युगलों के बीच, यानी कि शादी किया हुआ जोड़ा होता है, उसके बीच में प्रेम भी होता है और उनके बीच में कभी कभी तकरार भी आ जाता है, तो इसको लेकर बिहार का एक लोक नृत्य, और वो कौन सा? जट जटिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। कौन सा है उनके बीच नृत्य? जट जटिन नृत्य है, जो बिहार का लोकप्रिय नृत्य है, विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को दर्शाता है। तो अब जब लोक नृत्य की बात ही हुई है तो देश के विभिन्न राज्यों के सभी लोक नृत्य अपन एक नज़र में, सरसरी नज़र में देख लेते हैं। पंजाब का लोक नृत्य, पंजाब का क्या है? पंजाब का क्या है? भांगड़ा, गिद्धा, डफ, दामन, भांड और नकल। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का, गिद्धा पंजाब का, डफ पंजाब का, दामन पंजाब का, भांड पंजाब का, नकल पंजाब का।
झूमर फाग हरियाणा का, हरियाणा के कौन कौन से हैं? झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। झूमा, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर कहाँ के? हरियाणा के। यूपी के कौन कौन से? नौटंकी यूपी का है, रासलीला यूपी का है, कजरी यूपी का है, जोरा यूपी का है, छपेली यूपी का है, जैता यूपी का है, चरकुला यूपी का है। ठीक है ना, चरकुला कहाँ का? यूपी का लोक नृत्य है। राजस्थान के घूमर, सुईसिनी, कालबेलिया जो क्या है ये एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है। चक्री 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 झूले, गणगौर तीज का, झूलन लीला, जूपा, गफल, पनिहारी और गिनाद। गफल, पनिहारी और गिनाद। तमिलनाडु के भारतनाट्यम, कुमी, कोल्टम, कवाड़ी, अट्टम। असम का बिहू, बिहू भी 3 प्रकार के होते हैं, बोगली बिहू, ठीक है ना, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चौगली, डोंगी, जुमरा, होप जानई। असम के कौन कौन से? बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चौगली, डोंगी, जुमरा और होप जनाई। बिहार के जटा जटिन कहाँ का है? बिहार का है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। बखो बखेन बिहार का, पवरिया बिहार का, समा चकवा बिहार का, विदेशिया बिहार का। जटा जटिन, बखो बखेन, पवरिया, समा चकवा और विदेशिया कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। आगे चलते हैं, गुजरात के कौन से हैं? गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, तिपानी ज्यूरिन, बवई, तिपानी ज्यूरिन, गरबा और डांडिया। बवई कहाँ का है? गुजरात का है। तिपानी ज्यूरिन कहाँ का? गुजरात का। डांडिया गुजरात का, गरबा गुजरात का। कर्नाटक का यक्षगान, करगा, लाम्बी, विरगास्ते, सिम्मा नृत्य और सुग्गी। सिम्मा, सुग्गी, लाम्बी, विरगास्ते, करगा, यक्षगान ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला यूपी का भी है। कजरी, जोहरा, छपेली, छोलिया, थाली और जिद्दा, क्योंकि सीमा टच करती है कि उत्तराखंड की। गढ़वाली, कुमाऊन, रासलीला, कजरी, जोहरा, छपेली, गोक, छोलिया, थाली और जद्दा। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के। उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के पोंग, बुइया, इदू, खम्पटी, वांगछो, पासी, कोंकक, छालो और बडोचम। अरुणाचल प्रदेश के पोंग, बुइया, इद्दू, कंपटी, वांगछो, फासी कोंगकक, छालो बडोचम। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ के पंथी, राउत नाचा, कर्मा और सरहुल कहाँ का? झारखंड का भी है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है, पूछा था। झारखंड या छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में नहीं थे, एक ही था झारखंड, छत्तीसगढ़। पाई का विद्रोह छत्तीसगढ़, पाई का झारखंड में। पाई का विद्रोह 1817 में हुआ था। पाई का विद्रोह कब हुआ? 1817 में। छऊ नृत्य झारखंड का। छऊ भी 2-3 प्रकार के होते हैं। महाराष्ट्र में लावणी, तमाशा, लेजिम, कोली। महाराष्ट्र के कौन से? लावणी, तमाशा, लेजिम, कोली। पश्चिम बंगाल का बाउल। पश्चिम बंगाल का कौन सा? बाउल, काठी, छाऊ, गबीरा। बाहुल, काठी, छाऊ, गबीरा पश्चिम बंगाल के हैं। गोवा के कौन कौन से? फुगड़ी, ढालो, देखनी। मध्य प्रदेश के करगा, सैला, कर्मा। मध्य प्रदेश के कौन से? करगा, सैला और कर्मा। त्रिपुरा का होजागिरी। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? सभी राज्यों के लोक नृत्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? बैक्टीरियन संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी क्या थी? एंटीबायोटिक थी। जो बैक्टीरिया संक्रमण होता है उनके प्रभाव की पहली क्या थी? एंटीबायोटिक थी, जो ये संक्रमण को रोकती थी, पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2023-24 के संशोधित प्राकलन से 2024-25 के बजट प्राकलन तक भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन में कितने % परिवर्तन हुआ है? भारत में कितनी स्मार्ट सिटी? 100 स्मार्ट सिटी 2016 में। ठीक है, पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर थी। और इसमें अब -70% का क्या कर दिया? इसमें परिवर्तन कर दिया। इसके बजट में कितना? -70% घटा दिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? मालदीव में हुई थी। ठीक है ना, BOBPIGO की बैठक मालदीव में हुई थी और वहाँ पे बांग्लादेश से भारत को क्या मिलेगी? इसकी अध्यक्षता मिलेगी। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यान के लिए नई सामग्री विकसित करना, क्या है? अंतरिक्ष यान के लिए नई सामग्री विकसित करना, उपग्रह संचार प्रणाली को सुधार करना, ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उन्नत प्रणोदोत प्रणाली तैयार करना। क्या है प्रणोदोत? क्या है? जब रॉकेट छोटा जाता है तो नीचे की तरफ उसका वो लगता है और ऊपर की तरफ वो जाती है, यही क्या होता है उसका प्रणोदोत, मतलब उसमें ईंधन, उसका ईंधन। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, ठोस रॉकेट विनिर्माण की दक्षता को और उसकी सुरक्षा को बढ़ाना ही इसका क्या है? वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं, इसरो के बारे में अपन एक नज़र सरसरी देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? डॉक्टर वी नारायण इसरो के क्या है? अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना 1969 15 अगस्त को हुई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। ठीक है ना। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर के सीवान को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उसको क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था 1773 के एक्ट के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी कैसे बनाई गई है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? किस विरासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थापकों को संरक्षण दिया था? किसने दिया था संरक्षण सिख समुदायों को? पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संक्रमण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य की महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में की गई है। यह पहल की गई है। HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी कल यहाँ परसों की करंट है कि हेपेटाइटिस जो डी है उसको भी क्या कैंसर जनित कर दिया गया है, कैंसर ग्रसित कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संक्रमण का उन्मूलन 2026 तक कर लिया जाएगा। ये किसने? वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संसाधनों का प्रबंधन करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संसाधनों का क्या करना? प्रबंधन करना। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को GK GS का सेकंड पेपर मैंने आपको करवा दिया है और इस पेपर को जाकर देखना और इसकी व्याख्या करवाई गई है। ठीक है ना। तो व्याख्या आपको कैसी लगे और हमें कमेंट करके बताना और आपको क्लास कैसी लग रही है। सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सभी दोस्तों को थैंक यू, सभी को क्या थैंक यू।
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। क्लास रोज़ देखो और रोज़ आपको जीके, मैथ, करंट सब क्लासें मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को धन्यवाद, राम राम, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आज संडे है तो आज संडे है इसलिए ये क्लास आपको लेट मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों, सुबह नहीं मिलेगी। मतलब सभी साथियों को नमस्कार, ठीक है दोस्तों, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, थैंक यू।